देख आवाज आ रही है। नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्म सिंह आप सभी का विज्ञान की इस कक्षा में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे भौतिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण टॉपिक कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। तो हमारे टॉपिक का नाम क्या रहेगा दोस्तों? हमारे टॉपिक का नाम है दोस्तों कार्य, ऊर्जा, शक्ति। वर्क, पावर एंड एनर्जी। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा एवं शक्ति। चलिए दोस्तों, बात करते हैं एक एक के। ये क्या कहलाता है? ये होता है वर्क, ये होता है एनर्जी, और ये है दोस्तों पावर। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों कार्य के बारे में। कार्य क्या है? कार्य क्या है दोस्तों? तो कार्य की डेफिनेशन होती है दोस्तों कि किसी वस्तु पर अगर बल लगाया जाता है तो बल लगाने से उस वस्तु की स्थिति में क्या हो जाता है? परिवर्तन। अब जरूरी नहीं है स्थिति में हो, स्थिति के साथ साथ दोस्तों उसके आकार में भी परिवर्तन हो सकता है, उसकी आकृति में भी परिवर्तन हो सकता है। यानी कि किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु की स्थिति में, उसके आकार में या उसकी आकृति में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन किसी वस्तु पर बल लगाएं और बल लगाने से उस वस्तु की स्थिति जिस दिशा में बल लगाया गया है उसी दिशा में अगर बदल रही है तो वस्तु की स्थिति और उस पर लगाया गया बल, इन दोनों के गुणनफल को दोस्तों हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। तो किसी वस्तु पर बल लगाने से वस्तु की स्थिति में बल की दिशा में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। डेफिनेशन क्या है इसकी? किसी वस्तु पर किसी वस्तु पर बल लगाने से बल लगाने से उस वस्तु की स्थिति में उस वस्तु की स्थिति में बल की दिशा में बल की दिशा में होने वाला परिवर्तन, बल की दिशा में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है दोस्तों? कार्य कहलाता है। ये है दोस्तों इसकी डेफिनेशन कि बल की दिशा में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। आप ये भी कह सकते हो किसी निश्चित विस्थापन के लिए वस्तु पर लगाया गया बल, वो भी क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। क्योंकि बल की दिशा में जो स्थिति में परिवर्तन हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं? विस्थापन कहते हैं। तो वस्तु की स्थिति में बल की दिशा में जो परिवर्तन होता है उसको हम क्या कहते हैं? कार्य कहते हैं। बल की दिशा में जो विस्थापन हुआ, बल की दिशा में क्या हुआ? बल की दिशा में हुआ विस्थापन, और उस विस्थापन को हम क्या, अच्छा, बल की दिशा में परिवर्तन उसको कहेंगे विस्थापन। बल की दिशा में परिवर्तन वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विस्थापन। बल की दिशा में जो परिवर्तन हुआ है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं विस्थापन कहते हैं उसको। ठीक है। अब आप ये भी कह सकते हो कि किसी निश्चित दिशा में या किसी विस्थापन के लिए वस्तु पर लगाया गया बल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। तो एक अन्य डेफिनेशन भी हो जाती है, किसी निश्चित विस्थापन के लिए किसी निश्चित विस्थापन के लिए
विस्थापन के लिए वस्तु पर लगाया गया बल वो भी क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। मान लेते हैं हमने कि कोई वस्तु है, ये मान लिया मैंने कि ये हमारे पास एक वस्तु है और ये वस्तु अभी ए स्थिति पर रखी हुई है। ये वस्तु है और इसकी स्थिति क्या है? इसकी स्थिति है ए। इस वस्तु पर मैंने इस दिशा में एक बल लगाया, कितना? F बल लगाया, और मेरे F बल लगाने से ये वस्तु खिसक कर ए स्थिति से कहाँ आ जाती है? ये वस्तु ए स्थिति से स्थिति बी पर आ जाती है। कहाँ पर आ जाती है? स्थिति बी पर आ जाती है। स्थिति ए और स्थिति बी के बीच में जो परिवर्तन हुआ, ये जो परिवर्तन हुआ इन दोनों के बीच, ये परिवर्तन क्या कहलाएगा? ये परिवर्तन कहलाएगा दोस्तों विस्थापन। और विस्थापन को हम किससे लिखते हैं? डी से लिखते हैं। विस्थापन को किससे लिखा जाता है? डी से। तो बल क्या लगाया? F, विस्थापन कितना हुआ? D। इन दोनों का गुणनफल क्या कहलाएगा? कार्य। तो कार्य का सूत्र क्या आ जाएगा अपने पास? कार्य का सूत्र आ जाएगा दोस्तों अपने पास, कार्य के सूत्र की हम बात करें तो कार्य का सूत्र क्या आ जाएगा दोस्तों? कार्य का सूत्र देखते हैं क्या आएगा। अपन कार्य के सूत्र की बात करते हैं तो कार्य का सूत्र क्या हो जाएगा? तो कार्य का सूत्र हो जाएगा, कार्य बराबर हो जाएगा बल इनटू बल की दिशा में विस्थापन। बल इनटू बल की दिशा में विस्थापन। कार्य को किससे लिखते हैं? कार्य को लिखा जाता है वर्क। बल को किससे लिखते हैं? फोर्स। और विस्थापन को किससे लिखते हैं? विस्थापन को लिखा जाता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। तो अपने पास W बराबर क्या हो गया? W बराबर हो गया F इंटू डी। ये W बराबर F इंटू डी, ये क्या है दोस्तों? ये है कार्य का सूत्र। अब यहां से निकालनी है हमको इसकी इकाई क्या है, मात्रक क्या होता है इसका। तो मात्रक निकालने के लिए आप क्या करोगे? मात्रक निकालने के लिए आप देखो, अपने पास W का मात्रक निकालना है तो F का मात्रक क्या होता है? F क्या है? बल। और बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है दोस्तों न्यूटन। न्यूटन को आप एक दूसरी चीज से भी प्रदर्शित कर सकते हो, क्योंकि बल का सूत्र क्या होता है? बल का सूत्र होता है F बराबर ma। m क्या है? m होता है मास, और a क्या होता है? a होता है एक्सीलरेशन, जिसको कहा जाता है त्वरण। एक्सीलरेशन, इसको त्वरण के नाम से अपन जानते हैं, यानी कि द्रव्यमान इंटू त्वरण। द्रव्यमान इंटू त्वरण। अब द्रव्यमान का मात्रक क्या है? द्रव्यमान का मात्रक होता है दोस्तों केजी इंटू त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो ये बल का एक दूसरा मात्रक भी आ गया, जिसको अपन क्या नाम देते हैं? इसको एसआई पद्धति में जब लिखा जाता है तब हम इसको नाम देते हैं न्यूटन। बाकी तो ये क्या है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, लेकिन जब इसको एसआई पद्धति में क्या लिखते हैं? न्यूटन लिखते हैं। तो देखिए, और डी क्या है? डी है अपने पास विस्थापन, और विस्थापन का मात्रक क्या होता है? विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। न्यूटन को लिखते हैं एन से, और मीटर को किससे लिखते हैं? छोटे एम से। तो W बराबर क्या हो जाएगा? तो W बराबर हो जाएगा दोस्तों न्यूटन इंटू मीटर। न्यूटन की जगह आप ये मान भी लिख सकते हो। न्यूटन की जगह ये लिखते हैं हम, क्योंकि न्यूटन बराबर क्या होता है? न्यूटन बराबर होता है किलोग्राम मीटर प्रति
सेकेंड स्क्वायर। ये मान हम यहां लिखेंगे तो W का मात्रक क्या हो जाएगा, तो W का मात्रक हो जाएगा kg इंटू एम एस का स्क्वायर और इंटू इंटू एम और है। अब देखो इसको आप हल करते हो तो इस s को आप -2 भी लिख सकते हो और हम मीटर को मीटर से यहां क्या करेंगे गुणा, तो W बराबर क्या हो जाएगा kg एम स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। जब आप इस प्रति के निशान को हटाते हो दोस्तों तो आगे वाली जो भी राशि है उसकी घात किस में चली जाएगी, माइनस में चली जाएगी। तो W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा kg एम स्क्वायर s -2। और यहां से आप याद कर सकते हो दोस्तों इसका डायमेंशन, इसकी विमा। और विमा के लिए अपने को 3 चीजें चाहिए, एक चाहिए m, एक चाहिए l, एक चाहिए t। m का मतलब क्या है यहाँ, m का मतलब है दोस्तों यहाँ मास, और मास को हम किससे लिखते हैं, मास का मात्रक होता है kg। l क्या है, l यहाँ पर होती है दोस्तों लेंथ, और लेंथ को हम किससे लिखते हैं, लेंथ को हम लिखते हैं मीटर। t क्या है दोस्तों, यहाँ पे t का मतलब होता है दोस्तों यहाँ टाइम, और टाइम को किससे लिखते हैं, s। तो kg देखना है आपको और m के ऊपर लिखना है। मैंने देखा kg 1 है तो मैंने m के ऊपर क्या लिख दिया, 1। l का मतलब मीटर, मीटर कितना है यहाँ 2, तो मैंने l के ऊपर क्या लिख दिया, 2। उसके बाद t का मतलब कौन होता है, s, और s मैंने यहां देखा क्या है 2, और 2 भी कैसा है माइनस का, तो -2। तो अगर आपसे पूछे कार्य की विमा क्या होती है, तो कार्य की विमा होती है m1 l2 t -2। ठीक है, मात्रक पूछे तो kg m स्क्वायर s -2, विमा पूछे तो m1 l2 t -2। ये तीसरा जो है वो t है, तो यहां क्या हो जाएगा, t -2 हो जाएगा। ये लीजिए, आपको विमा भी आ गई आपके पास और आपके पास मात्रक भी आ गया। ठीक है, अब कार्य जो होता है वो होता कितने प्रकार का है। यदि किसी वस्तु पर हम कार्य करने के लिए बल उसकी दिशा में लगाते हैं जिधर वो गति कर रही है, तो कम बल लगाने पर भी हमें अधिक परिणाम प्राप्त होता है। अर्थात कार्य जो होता है वो हमारे पास कितने प्रकार का होता है, तो कार्य होता है दोस्तों हमारे पास 3 प्रकार का। कौन कौन से 3 प्रकार हैं कार्य के। पहला जो प्रकार होता है दोस्तों उसे कहा जाता है अधिकतम कार्य, या फिर आप उसको क्या कह सकते हो, कार्य कितने प्रकार का होता है, कार्य होता है दोस्तों 3 प्रकार का। कार्य 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा। फर्स्ट जो कार्य होता है दोस्तों उसको हम नाम देते हैं अधिकतम। अधिकतम, या फिर आप इसको कहोगे धनात्मक कार्य। अधिकतम या फिर क्या कहोगे, या फिर आप इसको कहोगे धनात्मक कार्य। क्या होता है ये, जब किसी वस्तु पर बल जब किसी वस्तु पर बल उसकी गति की दिशा में लगाया जाए, उसकी गति की दिशा, उसकी गति की दिशा में कार्यरत हो, कार्यरत हो तो तो कम बल लगाने पर भी, तो कम बल लगाने पर भी लगाने पर भी अधिकतम परिणाम, अधिकतम परिणाम या परिमाण भी कह सकते हो,
परिमाण प्राप्त होता है। ऐसे कार्य को हम क्या कहेंगे? उसे हम कहते हैं धनात्मक या अधिकतम कार्य, या वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अधिकतम कार्य कहलाता है। अब देखिए, जैसे मैं आपको कहूं कि भाई एक बॉल सामने की तरफ लुढ़क रही है, आप उस पर धीरे से लात मारते हो, तो धीरे से लात मारने पर भी उसके वेग में क्या हुई? वृद्धि हुई। यानी कि कम बल लगाने पर भी उसका वेग बढ़ गया, तो वो कौन सा कार्य कहलाएगा? धनात्मक कार्य। या फिर ऐसे कहें अपन, जैसे कि मान लीजिए कोई मोटरसाइकिल आगे आगे चल रही है स्लो स्पीड में, हम उसको पीछे से धक्का मारते हैं, तो धक्का मारने का मतलब हमने उस पर बल लगाया, और जैसे हमने बल लगाया उसका वेग पहले की अपेक्षा क्या हो गया? बढ़ गया। कौन सा कार्य हुआ? धनात्मक कार्य। आप ऐसे देखिए, कोई चीज लुढ़क रही है, जैसे कोई बक्सा है वो लुढ़कता हुआ जा रहा है, या कोई गोल पत्थर की चीज है वो लुढ़कती हुई जा रही है, अब वो धीरे धीरे लुढ़क रही है, आप उसके ऊपर बल लगाते हो, जिधर वो लुढ़क रही है उसी तरफ बल लगाते हो, तो बल लगाने पर उसका वेग पहले से क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। कौन सा कार्य होगा? धनात्मक कार्य। यानी कि जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए, किस दिशा में? जिधर वो गति कर रही है उस दिशा में, तो बल लगाने पर हमें उसके वेग में वृद्धि महसूस होती है। ऐसे कार्य को हम क्या कहते हैं? धनात्मक कार्य कहते हैं। दूसरा जो कार्य होता है दोस्तों, वो कहलाता है हमारा ऋणात्मक, या फिर उसको हम कहेंगे न्यूनतम कार्य। ऋणात्मक, या फिर इसको क्या कहा जाता है? न्यूनतम कार्य कहा जाता है। और ये क्या होगा दोस्तों? ये होगा जब किसी वस्तु पर बल जब किसी वस्तु पर बल उसकी गति की दिशा के विपरीत गति की दिशा के विपरीत कार्यरत हो, विपरीत कार्यरत हो, तो अधिक बल लगाने पर भी अधिक बल लगाने पर भी कम परिमाण प्राप्त होता है। ऐसे कार्य को हम क्या कहेंगे? ऐसे कार्य को कहा जाता है दोस्तों ऋणात्मक, या फिर उसको हम बोलते हैं न्यूनतम कार्य। ठीक है। जैसे जैसे मैं कहूँ आपको कि भाई आपका कोई दोस्त है, वो मोटरसाइकिल लेके आपकी तरफ आ रहा है और आप उसको रोकने का प्रयास करते हो, तो जितना बल आप लगाते हो, आपने लगाया, उसके बावजूद भी मोटरसाइकिल के वेग में कोई कमी इंस्टेंट नहीं होती है, तुरंत नहीं होती है, थोड़ी दूरी पे जाके होती है। आप लगाते रहोगे तब थोड़ी दूर जाकर बाइक क्या होती है? रुकती है। यानी कि फोर्स आपने ज्यादा लगाया और परिणाम आपको कम प्राप्त हुआ। या फिर जैसे मान लीजिए कोई कार आगे से लुढ़कती हुई आ रही है ऐसे, और हम उसको ऐसे रोकने का प्रयास करते हैं सामने से, तो भी हम उसको रोक नहीं पाते हैं, कुछ समय तक ऐसे पीछे की तरफ हटते रहते हैं और बल लगाते रहते हैं। यानी कि बल हमारा ज्यादा खर्च हुआ और परिणाम हमें कम प्राप्त हुआ। ऐसे कार्य को हम क्या बोलते हैं? ऋणात्मक कार्य कहा जाता है। और तीसरा जो कार्य होता है दोस्तों, वो कहाँ होता है? थर्ड जो कार्य होता है वो कहाँ होता है और कैसा होता है? उस तीसरे कार्य को हम कहते हैं दोस्तों शून्य कार्य। थर्ड जो कार्य हमारा होता है उसको क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है शून्य कार्य।
और ये क्या है, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। जब किसी वस्तु पर बल, इसकी डेफिनेशन क्या है, जब किसी वस्तु पर बल, वस्तु पर बल उसकी उसकी गति की लंबवत दिशा में कार्यरत हो, लंबवत दिशा में क्या हो, कार्यरत, कार्यरत तो तो परिणाम शून्य प्राप्त होता है। ठीक है, कैसे, जैसे देखिए मान लीजिए ये कोई एक वस्तु है और वो इस दिशा में कार्य कर रही है, यानी कि वो इधर जा रही है। इस वस्तु के ऊपर हम फोर्स लगाते हैं इस दिशा में, या फिर फोर्स लगाते हैं हम इस दिशा में। ऐसी स्थिति में बल जो काम कर रहा है वो कौन सी स्थिति में काम कर रहा है, बल जो काम कर रहा है वो कर रहा है लंबवत स्थिति में कार्यरत। कौन सी स्थिति में काम कर रहा है, लंबवत स्थिति में काम कर रहा है। लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री के ऊपर काम कर रहा है। और ऐसी स्थिति में जो कोण बनता है वो कितना बनता है, वो बनता है कोस थीटा। कौन सा बनता है, कोस थीटा। और कोस थीटा का मान क्या है, यहाँ कोस थीटा का मान होता है 90 डिग्री, जो कि हम बात करें तो कितना होता है, 0 होता है। इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है 0। यानी कि हमने क्या किया, हमारे पास कार्य क्या है, W, W बराबर क्या है, F इंटू डी, और D यहाँ क्या बना, D यहाँ बना कोस थीटा। और कोस थीटा कितना है, कोस 90, और कोस 90 का मान क्या है, 0। और कोस 90 का मान 0 है तो W बराबर क्या हो गया, W बराबर हो गया 0। यानी कि ऐसी स्थिति में कार्य क्या है, शून्य होगा। जैसे मान लीजिए कोई दीवार है, मैं आपको कहता हूं कि इसके ऊपर आपको ऐसे फोर्स लगाना है, तो दीवार यूं है, फोर्स आप यूं लगा रहे हो, दोनों के बीच कैसा कोण बना, 90 डिग्री का। कौन सा 90, कोस 90, और कोस 90 का मान क्या है, 0। जैसे अब मैं आपको कहूं भाई आप कोई दीवार है या कुछ है, इसके ऊपर बल लगाइए, 2 घंटे बाद मैं आपसे पूछता हूँ, तो आप लगातार उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हो। 2 घंटे बाद जब मैं पूछूंगा सर थक गए, क्यों थक गए, सर हमने बल लगाया। बल लगाया, तुमने किया क्या, किया कुछ भी नहीं। क्यों, क्योंकि जब तक वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होगा तब तक कार्य भी नहीं होगा। जैसे जैसे अपन मैं आपको एक नोट डाल के लाइन लिख देता हूं, इस लाइन को नोट डाल के ही याद रखना है आपको। नोट क्या है, यदि वस्तु की स्थिति में, यदि वस्तु की स्थिति में यदि वस्तु की स्थिति में क्या परिवर्तन नहीं होता है, यदि वस्तु की स्थिति में परिवर्तन नहीं होता, परिवर्तन नहीं होता है, तो कार्य भी संपन्न नहीं होता, तो कार्य भी संपन्न नहीं होता। ये ठीक है, इस बात को नोट डाल के ध्यान रखना। जैसे एक एग्जाम्पल से देखते हैं अपन। एग्जाम्पल क्या लेता हूं मैं, एग्जाम्पल हमने लिया, एग्जाम्पल लिया भाई हमने एक कुली, एक कुली एक बक्से को उठाकर,
बक्से को उठाकर अपने सिर पर रखता है, अपने सिर पर रखता है, तथा तथा प्लेटफॉर्म पर क्या करता है, गति करता है। प्लेटफॉर्म पर क्या करता है, प्लेटफॉर्म पर गति करता है। मुझे बताओ इसमें कौन सा तो कार्य है, कौन सा धनात्मक है, कौन सा ऋणात्मक है, कौन सा शून्य है। इसमें तीनों स्थितियां देखते हैं अपन। सबसे पहले बक्से को उठाकर सिर पर रखता है, बक्से को उठाकर कहां रखता है, सिर पर। सिर पर रखना, एक तो क्रिया ये हुई। ये कौन सा कार्य हुआ, ये हुआ हमारा ऋणात्मक कार्य। कौन सा कार्य हुआ, ऋणात्मक। क्यों हुआ ऋणात्मक कार्य, क्योंकि इसमें जो वस्तु की गति हुई है वो बल के विपरीत हुई है। कैसे हुई है, वस्तु यानी कि बक्सा, बक्सा कौन सा बल लग रहा है, यहां एक ही बल है। बक्सा कौन सा बल, गुरुत्वीय बल। गुरुत्वीय बल के विपरीत कार्य करता है। गुरुत्वीय बल के क्या कर रहा है, विपरीत कार्य कर रहा है या विपरीत गति कर रहा है, विपरीत विस्थापन करता है। ये लो विस्थापन लिख देता हूं मैं। एक तो ये हुआ, बल कहां लग रहा है, बक्से पर बल एक ही लग रहा है। कहां लग रहा है, जमीन का बल उसके ऊपर लग रहा है और हम उसको उसके विपरीत उठाकर सिर पर रख रहे हैं। तो बक्सा ऊपर आता है और बल उसको नीचे खींच रहा है। तो कौन सा कार्य हुआ, ऋणात्मक। दूसरा कार्य, दूसरे की बात करते हैं। दूसरी स्थिति क्या है, तो दूसरी स्थिति देखो, प्लेटफॉर्म पर गति कर रहा है। प्लेटफॉर्म पर क्या कर रहा है, गति। कौन सा कार्य हुआ, ऐसी स्थिति में कार्य हुआ शून्य कार्य। अब शून्य कार्य क्यों हुआ, क्योंकि बक्सा उसके सिर पर है, उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता। बक्सा कहां है, बक्सा है उसके सिर पर। बक्सा सिर पर है और उसकी स्थिति में, और उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, और उसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ। ये हुआ दूसरा कार्य। अब एक कंडीशन में आपको और दे देता हूं कि वो बक्से को उठाकर नीचे रखता है जमीन पर। तीसरी कंडीशन में आपको दे देता हूं, बक्से को सिर से उतारकर, सिर से उतारकर कहां रखता है, उतारकर जमीन पर रखता है। अब मुझे बताइए कौन सा कार्य हुआ। अब हुआ दोस्तों धनात्मक कार्य। क्यों, क्योंकि बक्सा जो है वो बल की दिशा में गति कर रहा है। बक्सा बल की दिशा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। गति करता है। ये लो, ये तीन प्रकार का कार्य हो गया हमारा।
यहां से आपसे न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है, आंकिक प्रश्न अगर मान लो पूछ ले तो मैं एक आंकिक प्रश्न आपको बता रहा हूं, वो क्या है वो देखिए। आंकिक प्रश्न की हम बात करें तो एक सवाल उसने हमको दिया, और सवाल क्या है, एक व्यक्ति एक व्यक्ति 40 किलोग्राम, एक व्यक्ति 40 किलोग्राम के भार को जमीन से उठाकर 3 मीटर ऊंचाई पर 3 मीटर ऊंचाई पर कहां रखता है, अपने सिर पर रखता है, अपने सिर पर रखता है, रखता है, उसके द्वारा किया गया कार्य बताओ, किया गया कार्य बताइए। बताइए आप कैसे करोगे इसको, तो अपने पास फॉर्मूला तो सीधा सीधा है। फॉर्मूला क्या है अपने पास, W बराबर F इंटू डी। ठीक है, अब हम बात करते हैं F। F क्या है, बल। बल हमें दिया हुआ है क्या, बल हमें नहीं दिया हुआ, लेकिन बल हम ज्ञात कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि मैंने अभी सूत्र तो बताया था, बल बराबर क्या होता है, M इंटू ए। बल बराबर क्या होता है, M इंटू ए। M क्या है हमारे पास, M यहां हमें दिया हुआ है कितना, 40 किलोग्राम। तो M कितना हो गया, 40 किलोग्राम। ए क्या है, ए होता है त्वरण। ए क्या होता है, ए होता है त्वरण। और त्वरण जो होता है, यहां पर कौन सा त्वरण, कि वो जमीन से उठाकर अपने सिर पर रहा है, तो यहां पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण लगेगा। और उस पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण को हम ए ना कहकर क्या कहते हैं, जी कहते हैं। और उस जी का मान क्या होता है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। आप इसको पूरा पूरा चाहो तो कितना मान सकते हो, 10 मान सकते हो। तो m तो कितना हो गया, 40। और एक ही जगह क्या काम में लेंगे, एक ही जगह हम यहां काम में लेंगे g। और g कितना हो जाएगा अपना, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना आ गया, 400 केजी m प्रति s स्क्वायर हो गया। इसको उठाकर यहां रख दो, तो W बराबर क्या हो गया, W बराबर F कितना आ गया, 400 केजी M प्रति S स्क्वायर इंटू D कितना है, D है अपने पास कितना, 3 मीटर। तो 3 और मैं इसके साथ लिख दूंगा, गुणा करेंगे। W बराबर क्या हो गया, 400 को 3 से गुणा किया तो ये आ गया दोस्तों 1200। साथ में क्या आ गया, केजी। m को m है तो m स्क्वायर प्रति s स्क्वायर। और ये पूरे का पूरा क्या कहलाता है, न्यूटन। तो कितना हो गया अपने पास, ये हो गया 1200 न्यूटन। ये उस व्यक्ति के द्वारा क्या किया गया, कार्य किया गया। ठीक है, ये तो हुई हमारे कार्य की बात। अब दोस्तों हम बात करते हैं शक्ति। शक्ति क्या होती है, तो कार्य और शक्ति की बात करते हैं। देखो शक्ति क्या है, ये लिया मैंने। तो दूसरा जो है हमारा वो है शक्ति, जिसको अपन क्या कहते हैं, पावर। क्या होती है पावर, पावर की बात करते हैं। कार्य करने की दर जो है वो क्या कहलाती है, शक्ति कहलाती है। तो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है
कार्य करने की दर, दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। अब देखो एक ध्यान दो, यहां दर जहां पर भी आ जाए ना, वहां आपको एक शब्द काम में लेना है, कौन? समय। और समय को हमेशा क्या लिखना है? किसी भी चीज के बटा में। किसके बटा में? जिसकी दर दी हुई हो। दर यहां किसकी दी हुई है? कार्य की। तो कार्य के बटा में कौन आ जाएगा? समय। यानी कि शक्ति का सूत्र क्या हो जाएगा? यानी कि शक्ति का सूत्र हो जाएगा कार्य बटा समय। कार्य बटा समय। शक्ति को किससे लिखते हैं? शक्ति को लिखा जाता है पावर, कार्य को वर्क और समय को टाइम। यानी कि P बराबर क्या हो गया? P बराबर हो गया W बटा टी। W का मात्रक हमने अभी निकाला, क्योंकि कार्य का मात्रक क्या होता है? कार्य का मात्रक होता है कौन दोस्तों? देखिए वापस चलता हूं थोड़ा समय। कार्य का मात्रक हमने क्या निकाला? कार्य का मात्रक हमने निकाला है, ये रहा, kgm प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये निकला हमारे पास कार्य का मात्रक, हमारे पास निकला ये। और इसको एसआई पद्धति में हम क्या कहते हैं? एसआई पद्धति में इसको कहा जाता है जूल। एसआई पद्धति में इसको क्या कहते हैं? एसआई पद्धति में इसको कहा जाता है जूल। तो आप जूल भी लिख सकते हो, आप ये भी लिख सकते हो, जो भी चाहे वो लिख सकते हैं। चलते हैं अपन आगे, देखो चलते हैं। तो क्या आ गया अपने पास? कार्य का मात्रक तो क्या है? जूल। और टी का मात्रक क्या है? टी का मात्रक होता है सेकंड। तो अपन इसको क्या लिख देंगे? अपन ऊपर तो क्या लिख देंगे? पी की, डब्लू की जगह तो क्या लिख दिया? जूल। और टी की जगह क्या लिख दिया? सेकंड। तो ये क्या हो गया? ये हो गया दोस्तों अपने पास P का मात्रक क्या आ गया? पावर का मात्रक क्या आ गया? तो पावर का मात्रक अपने पास आ गया जूल प्रति सेकंड। क्या आ गया अपने पास? जूल प्रति सेकंड। और इस जूल प्रति सेकंड को एसआई पद्धति में क्या कहते हैं? एसआई पद्धति में इसे कहा जाता है वाट। एसआई पद्धति में इसको क्या कहते हैं? एसआई पद्धति में इसको कहा जाता है वाट। तो आप जूल प्रति सेकंड भी लिख सकते हो, वाट भी लिख सकते हो। एक और लिया था हमने कार्य का। कार्य का मात्रक अगर हम ये मान लें, कौन सा? kg m स्क्वायर s माइनस 2। प्रति के निशान को हटाओगे तो -2 हो जाएगा। टी का मात्रक क्या है? समय का मात्रक क्या है? समय का मात्रक है अपने पास सेकंड। तब शक्ति का मात्रक क्या होगा? तो तब शक्ति का मात्रक क्या होगा? लिखो शक्ति। कुछ नहीं करना है आपको, केवल चीजें लिखनी है और आपको उसे हल करना है। कार्य बटा समय। अब देखो कार्य क्या है? कार्य का मात्रक वहां से लिख दो, kg m स्क्वायर s माइनस 2 बटा बटा में s। इस s को आप ऊपर ले जाओगे तो ये भी किस में चला जाएगा? माइनस में। माइनस में जाएगा तो वो भी लिख दो, kg m स्क्वायर s माइनस 2 इंटू s माइनस 1। और इन दोनों को गुणा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? kg m स्क्वायर s माइनस 3। और इसे भी एसआई पद्धति में क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। यहां से आप शक्ति की विमा निकाल सकते हो। शक्ति की विमा क्या होगी? तो शक्ति की विमा के लिए वही 3 चीजें आपको लिखनी है। कौन कौन सी? m l और t। m का मतलब मैंने बताया था मास, यानी कि kg। kg कितना है? 1, तो यहां लिख दिया 1। एल का मतलब मैंने आपको बताया था लेंथ। लेंथ यानी कि लंबाई, उसको किससे लिखते हैं? मीटर। मीटर यहां कितना है? 2, तो लिख दिया 2। टी का मतलब समय यानी कि सेकंड। सेकंड कितना है? -3, तो यहां लिख दिया -3। ये आ गई दोस्तों अपने पास शक्ति की विमा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सी थ्योरी है, आपको कहीं भी दिमाग नहीं लगाना है। अब देखो अपने पास कार्य का मात्रक क्या आ गया? वाट।
और कार्य का सूत्र क्या है? कार्य का सूत्र ये, सॉरी, शक्ति का सूत्र क्या है? शक्ति का सूत्र ये रहा, P बराबर जूल बटा सेकेंड। तो P की जगह मैं वाट लिख सकता हूं, और P की जगह मैं वाट लिखूंगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा वाट बराबर जूल बटा सेकेंड, जूल बटा सेकेंड। और अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर हम इसको कर दें तो एक को जूल से करेंगे, वाट को सेकंड से करेंगे, तो अपने पास एक नया सूत्र आ जाएगा, क्या? जूल बराबर वाट इनटू सेकंड। और यहां से दोस्तों बहुत सारे सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं शक्ति का एक मात्रक क्या हुआ? शक्ति का एक मात्रक हो गया जूल प्रति सेकंड, दूसरा मात्रक क्या हो गया? वाट, तीसरा मात्रक क्या हो गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर S-3। और भी होते हैं शक्ति के मात्रक, कौन कौन से होते हैं वो देखती। अन्य मात्रक में बात करता हूं शक्ति के और कौन कौन से मात्रक हैं। तो अन्य मात्रकों में मैं बात करता हूं, तो शक्ति का अन्य मात्रक, उसमें पहला कौन सा आता है? फर्स्ट जो आता है वो होता है अश्व शक्ति, HP, अश्व शक्ति। क्या होता है? एक अश्व शक्ति बराबर, इसको अपन शॉर्ट में लिखते हैं HP, और एक HP बराबर क्या होता है? एक HP बराबर होता है 746 वाट। उसके बाद दूसरा जो होता है वो कौन सा होता है? दूसरा जो होता है वो होता है वाट सेकंड। और यहां से आपसे सवाल पूछेगा कि वाट सेकंड में कितने जूल होते हैं, ये आपसे पूछेगा, वाट सेकंड में कितने जूल होते हैं। और वो कहां से निकालोगे? वो निकलेगा यहां से। जूल बराबर क्या है? जूल बराबर है वाट सेकंड। तो वाट सेकंड में कितने जूल? तो वाट सेकंड बराबर होता है, एक वाट सेकंड बराबर होता है एक जूल। एक वाट सेकंड बराबर क्या होता है? एक जूल होता है। और अगर आपको दे दे एक वाट घंटा, तो फिर क्या करोगे? तो फिर यहां जाते हैं, तीसरा वाट घंटा। एक वाट घंटा आपको दे दिया और आपसे पूछ रहा है एक वाट घंटा में कितने जूल होते हैं, आपको जूल बताने हैं। तो क्या करोगे दोस्तों? बातों को ध्यान से सुनना बस, और कुछ नहीं करना। वाट घंटा में हमको जूल ज्ञात करने हैं। जूल कब मिलेंगे हमको? जब हम वाट घंटे को वाट सेकंड में बदल देंगे। जब हम वाट घंटे को किस में बदल देंगे? वाट सेकंड में, तो हमें क्या मिल जाएगा? जूल मिल जाएगा। अब घंटे को, वाट घंटे को किस में बदलना है? वाट सेकंड में। तो एक वाट में तो एक ही वाट होगा, और एक घंटे में कितनी सेकंड होती हैं? तो एक घंटे में होंगी 3600 सेकंड। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, क्या आ गया? 3600 वाट सेकंड। और देखो मैंने कहा अभी कि वाट सेकंड आते ही आप उसको क्या बोल दोगे? जूल बोल दोगे। तो क्या हो जाएगा? ये 3600 जूल हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 3.6 गुणा 10 की घात 3 जूल भी आप इसको लिख सकते हो। ये शॉर्ट में लिखने का तरीका है। ये लो, इससे बड़ा एक और होता है। वाट घंटे से बड़ा कौन होता है? वाट घंटे से बड़ा होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटा। इसमें भी सेम सवाल आपसे पूछेगा कितने जूल। तो 1 किलोवाट में कितने? 1000 वाट। 1000 वाट। और एक घंटे में कितने? एक घंटे में 3600 सेकंड। तो 3600 सेकंड गुणा कर दो, क्या आ जाएगा? 36, इसके साथ 5 जीरो लग जाएंगे। इकाई, ढाई, सैकड़ों, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी कि 36 लाख क्या हो गए? वाट सेकंड। इसको भी आप शॉर्ट में लिख सकते हो। कैसे? 3 और 6 के बीच में लगाओ जीरो,
और कितनी संख्याएं बची? 1 2 3 4 5 6, दशमलव के इधर 6 संख्या है, तो 3.6 इंटू 10 की घात 6 क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा। यहां पर भी जूल कर सकते हो आप, 36 लाख जूल, या फिर आप इसको ऐसा भी कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूं, अगला जो हमारा आता है, एक और भी है जिसको हम क्या कहते हैं, एक जिसको हम कहते हैं वो होता है मेगावाट घंटा। मेगावाट घंटा। सवाल सेम रहेगा, एक मेगावाट घंटा में कितने जूल होते हैं? तो एक मेगावाट में कितने होते हैं, मैं उसको शॉर्ट में लिख देता हूं। एक मेगावाट में होते हैं 10 की घात 6 वाट, यानी कि 10 लाख। ठीक है, इनटू एक घंटे में कितनी सेकंड? तो एक घंटे में होती है 3600 सेकंड। क्या बन गया ये? इसको 10 लाख भी लिख सकते हो आप, तो ये क्या हो जाएगा? 3600 इंटू 10 की घात 6 वाट सेकंड। बस देर नहीं लगानी है, वाट सेकंड आते ही क्या बोल दोगे? जूल बोल दोगे। इसको भी शॉर्ट में लिख सकते हो, तो वो क्या हो जाएगा? 3.6 गुणा 10 की घात 9, क्या हो जाएगा ये? वाट सेकंड। मैंने कहा वाट सेकंड आते ही क्या कर दोगे? बिना देर लगाए क्या लिख दोगे? जूल लिख दोगे। तो शक्ति के मात्रक कौन कौन से हुए? एक तो हुआ अपने पास ये रहा, एक तो हुआ अपने पास जूल सेकंड, जूल प्रति सेकंड, एक क्या हुआ? वाट, एक क्या हुआ? केजी एम स्क्वायर एस माइनस 2, एक क्या हुआ अपने पास? एक हुआ अपने पास अश्व शक्ति, एक क्या हुआ? 1 वाट सेकंड, एक क्या हुआ? 1 वाट घंटा, एक क्या हुआ? 1 किलोवाट घंटा, एक क्या हुआ? 1 मेगावाट घंटा। यहां से सवाल वो आपसे पूछेगा, जैसे इसमें से पूछ ले कि बताओ इसको हम कहां काम में लेते हैं, तो ये क्या है? ये है विद्युत शक्ति का व्यावसायिक मात्रक। क्या है ये है विद्युत शक्ति का कौन सा मात्रक? व्यावसायिक मात्रक होता है, जो आप पैसों के लेन देन में काम लेते हो। विद्युत शक्ति का क्या है? ये व्यावसायिक मात्रक है, जिसको आप बोलते हो किलोवाट घंटा, KWH। और ये क्या है दोस्तों? ये है विद्युत शक्ति की उत्पादन इकाई का मात्रक। विद्युत शक्ति की उत्पादन इकाई का मात्रक है ये। विद्युत शक्ति की उत्पादन इकाई का क्या है? मात्रक है ये। जैसे आप देखो राजस्थान में जितने भी ताप बिजली घर लगे हुए हैं, उन सब की क्षमता हम किस में नापते हैं? मेगावाट में। तो अगर पूछा जाए विद्युत शक्ति का व्यावसायिक मात्रक, तब तो कौन है? किलोवाट घंटा। और विद्युत शक्ति की उत्पादन इकाई का मात्रक पूछा जाए तो कौन है? मेगावाट घंटा। चलिए, विद्युत शक्ति क्या है उसकी बात करते हैं हम दोस्तों। विद्युत शक्ति, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं क्या है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में उपयोग की गई, या उपभोग लिखते हैं विद्युत के लिए अपन शब्द, उपभोग, उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा की मात्रा, विद्युत ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? विद्युत शक्ति कहलाती है। ठीक है, विद्युत शक्ति कहलाती है। और क्या होगा इसका सूत्र? तो इसका सूत्र होता है विद्युत शक्ति बराबर, विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है? धारा गुणा विभवांतर, कि कितनी धारा उसमें आ रही है और कितने वोल्टेज पर आ रही है। वोल्टेज, विभवांतर को क्या बोलते हैं? वोल्टेज बोलते हैं। धारा गुणा विभवांतर। शक्ति को किससे लिखते हैं? P से ही लिखेंगे, धारा को I से, विभवांतर को V से। मात्रक क्या होगा?
तो धारा का मात्रक होता है दोस्तों एम्पियर। धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। और विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या होता है? विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। आप इन दोनों को उठाकर और इस समीकरण में रख दीजिए, अपना विद्युत शक्ति का मात्रक आ जाएगा। तो P बराबर एम्पियर इंटू इंटू वोल्ट, और एम्पियर इंटू वोल्ट इसे भी एसआई पद्धति में, ये आ गया P का मात्रक, एम्पियर इंटू वोल्ट, और इसे भी हम एसआई पद्धति में क्या कहते हैं? एसआई पद्धति में इसे वाट कहा जाता है। इसको भी सेम कहते हैं, कोई फर्क नहीं है, शक्ति शक्ति ही होती है, चाहे वो कोई सी भी हो। तो एसआई पद्धति में इसको क्या कहते हैं? एसआई पद्धति में इसे भी क्या कहा जाता है? वाट कहा जाता है। ठीक है। अब इस वाट के अंतर्गत ही, शक्ति के अंतर्गत एक चीज आती है यूनिट, जिसको अपन बोलते हैं। क्या होती है? यूनिट। यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट क्या होती है? देखो, यूनिट, यहां केवल एक डिफरेंस है। जब मैंने आपको शक्ति बताया तो मैंने केवल ये लिखा है किसी विद्युत परिपथ में उपभोग की गई। मैंने आपको यहां ये नहीं बताया कितने समय में उपभोग की गई। अब हम समय इसमें जोड़ देते हैं, और कम से कम कितना? 1 घंटा। तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा यूनिट। यूनिट क्या होती है? किसी परिपथ में, किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में 1 घंटे में, 1 घंटे में उपभोग की गई, उपभोग की गई विद्युत ऊर्जा की मात्रा, विद्युत ऊर्जा की मात्रा क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। वो क्या, कौन सी शक्ति? यूनिट कहलाती है। और यूनिट का सूत्र क्या होता है? एक यूनिट का सूत्र होता है, एक यूनिट बराबर होता है धारा गुणा विभवांतर। चलो इसको शॉर्ट में अपन लिख देते हैं, वाट इंटू घंटा बटा 1000। ये लो, वाट इंटू घंटा बटा 1000। अब जो बड़ा मैं लिख रहा था वो भी बता देता हूं। वाट का क्या है? वाट का सूत्र होता है धारा गुणा विभवांतर, धारा गुणा विभवांतर। वो भी हम यहां पे काम में ले लेते हैं। देखो, वाट की जगह क्या लिख दूंगा? वाट की जगह मैं लिख दूंगा धारा इंटू विभवांतर इंटू घंटा बटा 1000, वो सॉरी इंटू घंटा बटा 1000। ये लो भाई 1000। ये दो सूत्र आ गए आपके पास। अगर मान लो कोई सवाल दे, पहली बात तो आते ही नहीं है ऐसे सवाल, लेकिन फिर भी अगर आ जाए तो आसान से होते हैं। आपको सवाल में दिया हो वाट इंटू घंटा, तब तो ये सूत्र लगाओगे। धारा गुणा विभवांतर हो तो ये सूत्र लगाओगे। जैसे एक सवाल में आपको दे देता हूं, क्वेश्चन में आपको दे देता हूं, एक परिपथ में, एक परिपथ में 100 वाट की 10 ट्यूबलाइट, 100 वाट की 10 ट्यूबलाइट रोजाना, रोजाना 10 घंटे उपयोग होती है। रोजाना 10 घंटे क्या होती हैं? उपयोग होती हैं। उपयोग होती है। अब सवाल पूछ लेगा वही कि विद्युत शक्ति की गणना करो भाई। तो विद्युत शक्ति क्या होगी, ये सवाल आपसे उसने पूछ लिया। और कैसे करेंगे इसको हम? अब देखो क्या दिया हुआ है, वाट, वाट दिया हुआ है, और क्या दिए हुए हैं? घंटे दिए हुए हैं। तो सूत्र कौन सा लगाएंगे? ऊपर वाला। कितने वाट? 100 वाट की। कितनी ट्यूबलाइट है? 10 ट्यूबलाइट। कितने घंटे? 10 घंटे बटा 1000।
तो 1000 ये कट गया, कितना बच गया, आंसर आ गया अपना 10 यूनिट। ये लो। आपसे पूछे 1 महीने का तो इससे 30 से गुणा कर दो। आपसे पूछे कितना खर्चा हुआ तो वो 1 यूनिट का खर्चा भी देगा आपको, उससे गुणा कर दो, ये आपका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही अगर मान लो किसी परिपथ में धारा और विभवांतर दिए हुए हों तो आपको ये सूत्र लगाना है। ठीक है, ये होती है हमारी विद्युत शक्ति। अब हम दोस्तों बात करते हैं किसकी, अब हम बात करते हैं ऊर्जा। क्या होती है ऊर्जा? ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। इसका सूत्र क्या होता है? कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है। ऊर्जा कहलाती है। ठीक है, मात्रक क्या होगा इसका? इसका मात्रक जूल ही होता है। मात्रक क्या है इसका? इसका मात्रक है जूल। यहां से एक सवाल बन जाता है, कार्य व ऊर्जा के मात्रक एवं विमा समान होते हैं। नोट डाल के इस चीज को याद रखना। कार्य व ऊर्जा के मात्रक एवं विमा क्या होते हैं? समान होती है। और एक चीज और भी याद रखना, ये दोनों ही कैसी राशियां हैं? ये दोनों ही अदिश राशियां हैं। कार्य, ऊर्जा और शक्ति। कार्य, ऊर्जा, शक्ति कैसी राशि है? अदिश राशि है। इनमें कोई दिशा नहीं होती, अदिश राशि है। ये दो लाइनें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब ऊर्जा होती कितने प्रकार की है? तो ऊर्जा वैसे तो बहुत सारे प्रकार हैं, लेकिन मेनली कितने प्रकार होते हैं? 2। तो ऊर्जा के प्रकार की बात करते हैं। ऊर्जा के प्रकार की हम बात करें तो इसके कोई निश्चित प्रकार नहीं होते हैं, लेकिन साइंस में जब हम बात करते हैं तो एक बात की जाती है किसकी? स्थितिज ऊर्जा। एक तो किसकी बात होती है? स्थितिज ऊर्जा, जिसको अपन बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। कैसी होगी ऊर्जा? इसमें नाम जो है वो डेफिनेशन के अनुसार दिया हुआ है। किसी वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति, आकार या आकृति, आकार या आकृति के कारण उपस्थित ऊर्जा, उपस्थित ऊर्जा क्या कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे देखो एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूं। इसके एग्जाम्पल में जैसे मैं लिख रहा हूं भाई, छत से लटका हुआ पंखा। एग्जाम्पल क्या है? छत से लटका पंखा। अब देखो पंखा जो है वो छत से लटका हुआ है, नहीं तो फर्श पर रखा हुआ भी हो सकता था। तो पंखे की स्थिति को बता रहा है कि वो कहां लटका हुआ है? छत से लटका हुआ है। मैं आपको कहूं जैसे धनुष पर चढ़ाया गया तीर, धनुष पर चढ़ाया गया तीर। अब वो धनुष पर चढ़ाया गया है, अन्यथा वो तरकस में लटका हुआ भी हो सकता है। और बांध बनाकर इकट्ठा किया गया पानी, बांध बनाकर इकट्ठा किया गया पानी। अगर वो बह रहा होता तो दूसरी ऊर्जा हो जाती, लेकिन वो बांध बनाकर क्या कर दिया गया? इकट्ठा किया गया। वो कौन सी ऊर्जा हो गई? स्थिति ऊर्जा। वो पानी की स्थिति को दर्शा रहा है। और देखो चाबी वाली घड़ी की ऊर्जा, चाबी वाली घड़ी
या फिर खिलौने की ऊर्जा। चाबी वाला खिलौना भी होता है और उसमें आपने देखा होगा कि उसके अंतर्गत एक स्प्रिंग होती है। जब हम उसमें चाबी भरते हैं तो वो स्प्रिंग क्या हो जाती है, इकट्ठी, और जैसे ही वो चलता है तो फिर वो वापस से फैल जाती है। क्या हुआ, उसके आकार में परिवर्तन। कौन सी ऊर्जा हुई, स्थितिज ऊर्जा। आकार में हो, आकृति में हो, स्थिति में हो। फूला हुआ गुब्बारा, फूला हुआ गुब्बारा, अब वो पिचका हुआ भी हो सकता है, वो उसकी आकृति को दर्शा रहा है। कौन सी ऊर्जा हो गई, स्थितिज ऊर्जा। आप जैसे ही किसी सीट वगैरह पर, गद्दे पर, सोफे पर बैठते हो तो वो पिचक जाते हैं। कौन सी ऊर्जा हुई, स्थितिज ऊर्जा, है ना। मेरे हाथ में ये पॉइंटर है, कौन सी ऊर्जा है, स्थिति ऊर्जा। मेरे हाथ में है, नहीं तो ये यहाँ पे रखा हुआ भी हो सकता है, तो कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। पंखा छत से लटका हुआ है, स्थितिज ऊर्जा। उतार कर जमीन पर रख देंगे, कौन सी ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा। इसका सूत्र हमसे पूछता है कि भाई स्थितिज ऊर्जा जो होती है इसका सूत्र क्या होता है। तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है स्थितिज ऊर्जा, इसको U से दर्शाते हैं तो इसका सूत्र क्या होता है, mgh। ठीक है, बस। अगली बात करते हैं, दूसरी जो ऊर्जा होती है हमारी वो कौन सी है। तो दूसरी जो ऊर्जा हमारी है वो है गतिज ऊर्जा। दूसरी कौन सी है, गतिज ऊर्जा, इसको हम कहते हैं। क्या होती है गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी। किसी वस्तु में गति के कारण, किसी वस्तु की, किसी वस्तु की गति के कारण, गति के कारण उपस्थित ऊर्जा क्या कहलाती है, वो गतिज ऊर्जा कहलाती है। जैसे इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो यहाँ पे जितने भी आपको दिखेंगे वो सब गति करते हुए दिखेंगे। जैसे मैं आपको कहूं दौड़ता हुआ बालक, एग्जाम्पल मैंने आपको क्या किया, दौड़ता हुआ बालक। अब बालक क्या है, चल रहा है, वो एक जगह खड़ा हो जाएगा तो स्थितिज ऊर्जा, और वो दौड़ रहा है तो कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। जैसे मैं आपको कहता हूं बहता हुआ पानी, बहता हुआ पानी, या फिर बहती हुई हवा। जैसे मैं आपको कहूं छत से, जैसे मैं आपको कहूं गतिशील पंखा, अब पंखा घूम रहा है, गतिशील पंखा। जैसे मैं आपको कहूं कि भाई गतिशील कार, गतिशील कार। जैसे मैं आपको कहूं बंदूक से निकली गोली, बंदूक से निकली गोली। जैसे मैं आपको कहूं धनुष से छोड़ा गया तीर, धनुष से छोड़ा गया तीर। ये सब कौन सी ऊर्जा है दोस्तों, ये सारी की सारी ऊर्जा आपको दिख रही है, कौन सी है, गतिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, तो इसके सूत्र की बात करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है, इसका सूत्र होता है K बराबर 1/2 mv²। यहां से दोस्तों आपसे सवाल पूछ सकता है। सवाल क्या है कि अगर किसी वस्तु के द्रव्यमान को दुगना कर दें, किसी वस्तु के वेग को दुगना कर दें तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। m क्या है, m तो है दोस्तों यहां पर मास, यानी कि द्रव्यमान। और v क्या है, v है दोस्तों यहां पे वेग, वेलोसिटी, यानी कि वेग। सवाल वो आपसे पूछ सकता है। सवाल क्या पूछेगा, तो मैं सवाल को आपको बताता हूं कि सवाल क्या पूछेगा। देखिए सवाल देखते हैं अपन। आपको कहा जाए किसी वस्तु के वेग को अगर दोगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। पहली स्थिति वो आपको क्या दे रहा है, स्थिति फर्स्ट,
स्थिति फर्स्ट उसने क्या दी, वेग को दोगुना करने पर, वेग को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो ऐसा सवाल पूछेगा। तो हम इसको हल करके देख लेते हैं। मान लेते हैं, मैंने मान लिया कि भाई किसी वस्तु का, माना मैंने कि किसी वस्तु का द्रव्यमान क्या है, माना किसी वस्तु का द्रव्यमान है 2 किलोग्राम और उस वस्तु का वेग क्या है, उस वस्तु का वेग है, और उसका वेग क्या है, उसका वेग मान लिया मैंने 2 मीटर प्रति सेकंड। अब मैं इसकी गतिज ऊर्जा ज्ञात करता हूं। पहले तो अभी मैंने दुगने में नहीं किया है, अभी तो मैं केवल पहले वाला कर रहा हूं। माना तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, 1/2 mv²। 1/2 m की जगह क्या रखेंगे, 2 × 2 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, आंसर क्या आ गया, 4। ऐसे लिख लो बस। अब कंडीशन क्या है कि वेग को दोगुना कर दें। वेग को अगर दोगुना करेंगे तो द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, द्रव्यमान तो 2 का 2 ही रहेगा। और वेग कितना है, वेग को करना है 2 गुना, तो 2 की जगह कितना हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकंड। फिर एक बार हल करो, 1/2 इंटू 2 इंटू 4 का स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल। बच गया कितना अपने पास, 16। 4 का स्क्वायर कितना आ गया, 16। पहले कितना था, 4। अब कितनी है गतिज ऊर्जा, 16। 4 एकम 4, 4 चौक 16, 1:4। यानी कि वेग क्या हो गया, 2 गुना हो गया, सॉरी वो गतिज ऊर्जा क्या हो गई, गतिज ऊर्जा हो गई 2 गुनी। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, 2 गुनी हो गई। यानी कि किसी भी वस्तु के वेग को अगर दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा कैसी हो जाती है, 4 गुनी, सॉरी 2 गुनी नहीं, 4 गुनी हो गई। अगर किसी भी वस्तु के वेग को 2 गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है, 4 गुनी हो जाती है। और अगर वेग को आधा कर दिया जाए तो कितनी हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। यानी कि वेग बढ़ाने पर, दुगुना करने पर 4 गुनी, आधा करने पर 1/4। सेम कंडीशन द्रव्यमान के लिए लागू होती है। दूसरी स्थिति में देखते हैं, स्थिति सेकंड क्या कहता है अपने को, स्थिति सेकंड की बात करते हैं। अब मैं बात करता हूं द्रव्यमान की। स्थिति सेकंड में क्या कहता है, द्रव्यमान को दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। द्रव्यमान को दोगुना करने पर, दोगुना करने पर गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो फिर मान लेते हैं, मान लिया, माना m क्या है, 2 kg, v क्या है, 2 मीटर प्रति सेकंड। हल कर लेते हैं, 1/2 इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर, क्रॉस हो गया, कितना आ गया, 4। अब 2 गुना करते हैं, तो द्रव्यमान को 2 गुना करेंगे तो m कितना हो जाएगा, 4 kg, और v में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये वही रहेगा 2 मीटर प्रति सेकंड। हल करते हैं फिर एक बार, 1/2 इंटू 4 इंटू 2 का स्क्वायर, क्रॉस हो गया, 2 बचा, वहां से कितना आ गया, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। पहले कितना था, 4, अब कितना है, 8। क्या प्रभाव पड़ा, 1:2, यानी कि कितना हो गया, 2 गुना हो गया। तो गतिज ऊर्जा कितनी हो गई, तो गतिज ऊर्जा हो गई दोस्तों 2 गुनी। यानी कि सिंपल सिंपल सी चीजें याद रखो। क्या है सिंपल सिंपल सी चीजें, मैं दोनों के लिए कॉमन लिख देता हूं। वेग 2 गुना, वेग 2 गुना, तो गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा 4 गुनी। गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 4 गुनी। ठीक है, हमने देखा भी। वेग आधा, वेग 1/2 आधा कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा 1/4,
1/4 हो जाएगी। द्रव्यमान दो गुना तो गतिज ऊर्जा 2 गुनी। गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 2 गुनी। और द्रव्यमान आधा तो गतिज ऊर्जा 1/2 गुनी। ये लीजिए, ये 4 लाइनें हैं जो आपके यहां से सारे सवालों का हल दे देगी। कई बार वो मिक्स करके भी दे देता है, द्रव्यमान को 2 गुना कर दें, वेग को आधा कर दें। ऐसा भी सवाल तो आप नॉर्मली मान के उसको हल कर सकते हो। ये हमारी हुई दूसरी गतिज ऊर्जा। नंबर 2 कौन सी है? गतिज ऊर्जा। इसके अलावा और बात करें तो इसके अलावा तो इतनी है कि जिनको आप काउंट ही नहीं कर सकते। जैसे पवन ऊर्जा जो हवा से प्राप्त होती है ना। जैसे सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से जो हमको प्राप्त होती है। जैसे आप कह सकते हो विद्युत ऊर्जा, हम बात ही कर चुके हैं अभी उसको, विद्युत से प्राप्त जो होती है ना। इसके अलावा हम बात करें तो जल ऊर्जा जो जल से प्राप्त होगी। और भूतापीय ऊर्जा जो भूमि के गर्भ में होती है, भूतापीय ऊर्जा। और बात करें तो अपन इसके अलावा ज्वारीय ऊर्जा जो ज्वार भाटे से हमको प्राप्त होती है, ज्वारीय ऊर्जा। और बात करें तो हम जैव ऊर्जा जो जीवों के अपशिष्ट से हमको प्राप्त होती है, जैसे कि बायोगैस, जैव ऊर्जा। और जैसे रासायनिक ऊर्जा जो रासायनिक पदार्थों से हमको मिलती है। और जैसे बात करें तो ध्वनि ऊर्जा, मतलब बहुत सारे प्रकार की है, आप काउंट ही नहीं कर सकते हो। जिससे भी हमें प्राप्त हो रही है वो सब क्या कहलाती है? ऊर्जा। जैसे ध्वनि ऊर्जा, तो ध्वनि की सहायता से कोई कार्य किया जाए तो वो कौन सी होगी? ध्वनि ऊर्जा। ये अपने पास क्या है दोस्तों? ऊर्जा के प्रकार। अब यहीं पे एक आता है ऊर्जा संरक्षण का नियम। यहीं पे मैं आपको बता देता हूं ऊर्जा संरक्षण का नियम। और ये क्या कहता है? तो वो तो लाइन सबको याद होगी आपको कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही उसे नष्ट किया जा सकता है, केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। ये आपने पढ़ा हुआ है। इसके लिए क्या दी थी? द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दी गई थी। एक द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण किसने दी थी? ये द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, ये द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दी थी किसने? आइंस्टीन ने। आइंस्टीन ने ये द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण दी थी हमको। और ये समीकरण है क्या? समीकरण है E बराबर mc²। E क्या है? E तो है यहां पे दोस्तों एनर्जी। m क्या है? m होता है दोस्तों मास यानी कि द्रव्यमान। मास यानी कि द्रव्यमान। और c क्या है? c है दोस्तों यहां पर प्रकाश का वेग। c क्या है? c है प्रकाश का वेग। और प्रकाश का वेग क्या होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये अपनी क्या है? ये हो गई द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। जो और नियम याद है, नियम लिखने की आवश्यकता नहीं है कि न तो ऊर्जा को उत्पन्न कर सकते हैं न ही उसे नष्ट कर सकते हैं, केवल उसे एक रूप से दूसरे रूप में बदला जा सकता है। अब बात आती है ऊर्जा रूपांतरण। अब किसकी बात आएगी? अब बात आएगी ऊर्जा रूपांतरण कि कौन से ऐसे साधन हैं जो ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। वो ऊर्जा रूपांतरण। यहां देखिए, मैं आपको इसे एक सारणी से समझा देता हूं। वैसे आप सबको सारणी आती भी होगी, याद भी होगी आपको सारणी। यहां अपन 3 चीजें लेते हैं। ऊर्जा समीकरण की बात करते हैं अपन यहां पे। तो देखते हैं अपन,
मैं ऐसे कॉलम बना देता हूं, ठीक है। एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम अपन बना लेते हैं यहां, और एक कॉलम मैं बना देता हूं दोस्तों यहां। एक लाइन में यहां और खींच देता हूं। देखो यहां मैं क्या लिख रहा हूं, यहां तो मैं लिख रहा हूं दोस्तों साधन, कि हम कौन सा साधन काम में लेंगे। साधन, या फिर परीक्षा में लिखा हुआ आ सकता है युक्ति। यहां हम लिखेंगे उसमें कौन सी ऊर्जा होगी, यानी कि उपस्थित ऊर्जा। और यहां मैं लिखूंगा दोस्तों वो कौन सी ऊर्जा में उसको बदलेगा, यानी कि यहां हम लिखेंगे रूपांतरित ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा, रूपांतरित ऊर्जा, ठीक है। चलो मैं आसान से स्टार्ट करता हूं। सबसे पहले मैं लेता हूं दोस्तों पंखा, विद्युत पंखा। सबसे पहले मैंने क्या लिया, सबसे पहले लिया मैंने विद्युत पंखा। अब आपको पता है पंखे को कौन सी ऊर्जा आ रही है, पंखे को आ रही है दोस्तों विद्युत ऊर्जा। और वो उसको बदल किस में रहा है, वो उसको बदल रहा है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा में। कौन सी ऊर्जा में, यांत्रिक ऊर्जा। क्या होती है यांत्रिक ऊर्जा, उसके लिए मैं एक लाइन लिख देता हूं, ये लो। क्या है लाइन, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा बराबर यांत्रिक ऊर्जा। गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा दोनों मिलकर क्या कहलाती हैं, दोनों मिलकर कहलाती हैं यांत्रिक ऊर्जा। जैसे एग्जाम्पल भी आप देख सकते हो, अभी पंखा मैंने लिखा है वो यांत्रिक ऊर्जा है, क्यों, उसमें स्थितिज ऊर्जा भी है और गतिज ऊर्जा भी है। छत से लटका पंखा स्थितिज ऊर्जा, गतिशील पंखा वो गतिज ऊर्जा। अब मैं क्या कह रहा हूं, छत से लटका हुआ गतिशील पंखा, तो वो छत से लटका भी है और गति भी कर रहा है, तो स्थितिज और गतिज दोनों हो गई, तो क्या कहलाएगा, यांत्रिक ऊर्जा कहलाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया इसका ये। दूसरा जैसे मैं आपको ले लेता हूं, बल्ब मैंने ले लिया, बल्ब या ट्यूबलाइट। दूसरा कौन सा ले लिया, दूसरा मैं ले लेता हूं बल्ब या ट्यूबलाइट। बल्ब या ट्यूबलाइट, बताइए कौन सी ऊर्जा आएगी इनके पास, इनके पास आएगी दोस्तों विद्युत ऊर्जा। और ये उसको बदलेंगे किसमें, ये उसको बदल देते हैं किसमें, प्रकाश ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा, ये लो। मैंने लिया दोस्तों, जैसे मैं ले लेता हूं, मैं एक एक साथ ले रहा हूं, एक एक दो दो एग्जांपल एक साथ ले रहा हूं। जैसे मैंने आपको कहा विद्युत इस्त्री, विद्युत प्रेस, या इसी के जैसा एक होता है हीटर। कौन सी ऊर्जा आएगी दोस्तों, विद्युत ऊर्जा। और उसको बदलेंगे किसमें, उसको दोनों बदल देते हैं किसमें, उष्मा ऊर्जा। उष्मा या फिर आप ताप ऊर्जा भी कह सकते हो। और देखते हैं अपन इसके अलावा, जैसे मैं ले लेता हूं, जैसे अभी मैंने ले लिया डायनेमो। डायनेमो, और डायनेमो के जैसा ही कौन होता है, डायनेमो के जैसा ही होता है जनरेटर। थोड़ा सा फर्क है दोनों में। कौन सी ऊर्जा होती है, इन दोनों के पास होती है या दोनों को मिलती है कौन सी ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा। दोनों को घुमाया जाता है, डायनामो होता है कार में, जीप में, मोटरसाइकिल में, जनरेटर अपन घरों में काम में लेते हैं, जैसे ट्रैक्टर वगैरह के पीछे लगाते हैं ना। किस में बदल देते हैं ये दोनों को बदल देते हैं विद्युत ऊर्जा में। किसमें, विद्युत ऊर्जा में बदल देते हैं। बस दोनों में का फर्क क्या है, डायनामो इस यांत्रिक ऊर्जा को डीसी में बदलता है और जनरेटर इस यांत्रिक ऊर्जा को एसी में बदलता है,
ठीक है। उसके बाद और जैसे मैं ले लेता हूं हारमोनियम, जैसे और मैं क्या ले लेता हूं, और मैंने ले लिया जैसे हारमोनियम। हारमोनियम मैंने ले लिया, और हारमोनियम के जैसा ही बिल्कुल एक और होता है कौन, सितार। दोनों को कौन सी ऊर्जा मिलती है, दोनों को मिलेगी यांत्रिक ऊर्जा। हम हारमोनियम को हाथ से चलाते हैं और सितार के तारों को हम हाथ से हिलाते हैं, तो कौन सी ऊर्जा हो गई, यांत्रिक ऊर्जा। बदले में दोनों हमको देते क्या है, बदले में दोनों हमको देते हैं ध्वनि ऊर्जा। इसी तरीके से और मैं लेता हूं दोस्तों, तो मैंने एक ले लिया ध्वनि ऊर्जा, हारमोनियम और सितार। अब मैं ले लेता हूं जैसे माइक्रोफोन। माइक्रोफोन जिसको आप शॉर्ट में माइक बोल देते हो। जैसे यहाँ पे ये जो लगा हुआ है ये क्या है, माइक्रोफोन है, या फिर ये माइक होता है जिसमें मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, क्या करता है ये, कौन सी ऊर्जा ले रहा है, ये ले रहा है जो मैं बोल रहा हूँ उसको, मैं बोल रहा हूँ वो कौन सी ऊर्जा है, वो है ध्वनि ऊर्जा। और देखो उस ध्वनि ऊर्जा को ये एक तार के द्वारा भेजता है, तो कौन सी ऊर्जा हो गई वो, तो वो हो गई दोस्तों विद्युत ऊर्जा। यानी कि इसने ध्वनि ऊर्जा को किसमें बदल दिया, विद्युत ऊर्जा में बदल दिया। जैसे देखो ये माइक है, इस माइक के साथ क्या लगा होता है, वायर लगा होता है। कई माइक जैसे इसके साथ ये वायर लगा हुआ है, तो इसने ध्वनि ऊर्जा ली और उस ध्वनि ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट कर दिया, विद्युत में कन्वर्ट करके इसने भेज दिया। तो ध्वनि ऊर्जा को किसमें बदल दिया, विद्युत ऊर्जा। एक बिल्कुल इसके उल्टा होता है, जो कि कौन है, लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर, और ये क्या करता है, ये उल्टा काम करेगा, विद्युत ऊर्जा लेता है और ये उस विद्युत ऊर्जा को किसमें बदलता है, ये उस विद्युत ऊर्जा को किसमें बदल देता है, ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। जैसे कि आप क्लासरूम में देखते होंगे, वहां माइक लगे होते हैं, टीचर वो लाउड स्पीकर लगे होते हैं, टीचर माइक में बोलता है और आपको उन लाउड स्पीकर से क्या सुनाई देती है, ध्वनि सुनाई देती है ना। इसके अलावा जैसे मैं आपको ले कि मोमबत्ती का जलना, जैसे मैंने क्या ले लिया, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का जलना कौन सी ऊर्जा है, तो मोम एक रासायनिक पदार्थ हो गया, कौन सी ऊर्जा हो गई ये हो गई दोस्तों रासायनिक ऊर्जा। और बदले में ये हमको क्या देता है, बदले में ये मोमबत्ती को जब हम जलाते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, प्रकाश। तो कौन सी ऊर्जा हो गई, प्रकाश ऊर्जा। इसी तरीके से जैसे मैंने एक और ले लिया, इसका उल्टा है, उल्टा तो नहीं है लेकिन इसके जैसा है, जिसको बोलते हैं कोयले का जलना। कोयले का जलना, अब सेम है, कौन सी ऊर्जा है, कोयले का जलना कौन सी ऊर्जा हो गई, रासायनिक ऊर्जा हो गई। और बदले में ये हमको देता क्या है, अब ये हमें प्रकाश नहीं देगा, अब हमें क्या देगा, उष्मा ऊर्जा। इसी तरीके से जैसे मैंने लिया सौर सेल, मेरे को कुछ जो याद आ रहे हैं वो मैं लिख रहा हूं, बाकी आप कर सकते हो, ऐसा कोई कठिन सवाल नहीं है। जैसे मैंने ले लिया सौर सेल, क्या करता है सौर सेल, कौन सी ऊर्जा लेता है, सौर ऊर्जा, या फिर आप कह सकते हो प्रकाश ऊर्जा। सौर ऊर्जा या फिर क्या कह सकते हो, प्रकाश ऊर्जा। और उस प्रकाश ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है, ये बैटरी में उसको स्टोरेज कर देता है। यानी कि कौन सी में, कौन सी ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा में। बाद में आप उससे क्या ले सकते हो, विद्युत प्राप्त कर सकते हो। तो सौर या प्रकाश ऊर्जा को किसमें बदल देता है, ये विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अब आप उससे मोटर चलाओ, पंखे चलाओ, एसी चलाओ, कुछ भी चलाइए। एक होता है दोस्तों रासायनिक सेल, एक कौन सा है, एक है रासायनिक सेल होता है। रासायनिक सेल, कौन सी ऊर्जा होती है इसके पास, इसके पास होती है रासायनिक ऊर्जा। इसके पास कौन सी ऊर्जा है, इसके पास है रासायनिक ऊर्जा। और ये उस रासायनिक ऊर्जा को किसमें बदल देता है, ये उस रासायनिक ऊर्जा को बदल देता है विद्युत ऊर्जा में। ठीक है,
ये दोस्तों आपका कौन सा टॉपिक है, ऊर्जा वाला। तो इस तरीके का सवाल वो आपसे परीक्षा में पूछता है। तो हमने कार्य को पढ़ा, शक्ति को पढ़ा और हमने एनर्जी को पढ़ा। यहाँ पे ये दोस्तों आपका टॉपिक खत्म होता है। फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप सभी लोगों को धन्यवाद।